नाजरीन, आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में 10 अहम बातें बताने जा रहा हूं जो कि फील्ड में आज जब जम्मू कश्मीर में ये एक्ट लागू हो चुका है आपको पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं फ़ोन करते हैं, ट्राइबल लोग या ऑफिसर लोग, कि भाई इसमें कानून का क्या कहना है, जिसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं और जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। इस वक्त 10 सवाल लेके आया हूँ। बाकी हालांकि बहुत सारे सवाल आएंगे आपको, लेकिन शुरू में 10 सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि क्या ये ज़मीन लैंडलेस लोगों को दी जा रही है। आपको कोई लोग कहेंगे कि फॉरेस्ट की ज़मीन पे हकूक़ मिल रहे हैं, हमें भी दिलवा दीजिए, या हमारे पास ज़मीन नहीं है, क्या हमें मिल सकते हैं। ऐसा कोई प्रोविज़न इस एक्ट में नहीं है कि वो किसी लैंडलेस को ज़मीन दे रहा है। ये है फॉरेस्ट राइट रिकॉग्निशन एक्ट कि आप लैंड पे रह रहे हैं, आप ज़मीन पे रह रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइज्ड किया जा रहा है। रिकॉग्निशन एक्ट मतलब ये रिकॉग्नाइज करता है, तस्लीम करता है कि आप किसी ज़मीन के ऊपर, अगर आप ट्राइबल हैं, 13 दिसंबर 2005 से पहले रह रहे हैं, और अगर आप अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, मतलब आप ट्राइबल नहीं हैं, तो आप 3 नस्लों से रह रहे हैं। इसमें कुछ ऑफिसर कहेंगे 75 ईयर से रहता होना चाहिए। ऐसा कोई प्रोविज़न जो है वो एक्ट में नहीं लिखा गया है। यूँ ऑफिसर बोलते हैं कि 3 नस्लें, मतलब 25-25 साल करके इसको 75 साल बोलते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं वो 3 नस्लों से रहता होना चाहिए। और इसमें ये सवाल पूछा जा रहा है कि रिकॉग्निशन एक्ट मतलब रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स के तहत इसमें सिर्फ तस्लीम करने के हकूक़ हैं कि आप रहते होने चाहिए, आप उसको कल्टीवेट करते होने चाहिए, या ग्रेजिंग करते हो, या किसी भी तरीके से आपका मकबूजा होना चाहिए वो फॉरेस्ट का इलाका जहाँ पे आप रह रहे हैं, उसको तस्लीम करने के बारे में ये एक्ट है। कि ये लैंडलेस के बारे में नहीं है, ये रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स है कि आपके राइट्स हैं फॉरेस्ट पे, उसको रिकॉग्नाइज करता है। और उसके बाद तीसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा आपको पूछा जा रहा है, या जो बाबू लोग जो हैं जो इसको डील कर रहे हैं, उनको जब वो एक्ट पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है प्राइमरली रिजाइडिंग इन द फॉरेस्ट, मतलब ये हक उसको मिलता है जो प्राइमरली फॉरेस्ट के ऊपर रह रहा हो। प्राइमरली को बहुत सारी स्टेटों ने पूछा ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री से कि ये प्राइमरली जो वर्ड है रिजाइडिंग इन एंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट का क्या मतलब है। तो इसका मुख्तलिफ स्टेटों को जो जवाब गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के लेटर नंबर 17014/02/2007-PC एंड वी वॉल्यूम 1 9 जून 2008 को, और ये एड्रेस है तमाम स्टेट्स को। ये जो है ये कागज़ जो है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप मेरे जावेद राई यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, या फर्स्ट जो कमेंट होगा उस फर्स्ट सेकंड थर्ड कमेंट में पड़ा होगा। अगर आप मेरे फेसबुक अकाउंट से देख रहे हैं, जावेद राई के फेसबुक अकाउंट से, तो ये जहाँ वीडियो पड़ा होगा उससे पहले 10 जो कमेंट्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं इसका लिंक पड़ा होगा, और ये नेट पे अवेलेबल होगा। जब आप इसको दबाएंगे तो ये आपको PDF में निकलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं इसके ये लेटर्स हैं, और ये आपको मिनिस्ट्री भी इसको कंफर्म करेगी, और जगह जगह से ये आपको कंफर्म होते हुए मिलेंगे। आप ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट से भी इनके बारे में बता सकते हैं और ले सकते हैं, कंफर्म करवा सकते हैं। तो प्राइमरली रिजाइडिंग इन द फॉरेस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने ऐसे डिफाइन किया है कि द इम्प्लीकेशन ऑफ यूजिंग वर्ड प्राइमरली इज टू इंक्लूड द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट डिवेलर्स who have either habitation or patches of land for self cultivation for livelihood and would therefore be primarily spending most of the time either in temporary making shift structure or working on patches of land in such areas irrespective of whether their dwelling houses are outside the forest land or inside the forest land. Therefore, such scheduled tribe and other forest dwellers who are not necessarily residing inside the forest but are depending on the forest for bona fide livelihood
needs would be covered under the definition of forest dwelling and other forest dwellers as given in section 2C scheduled tribe और other forest dwellers act। ये कह रहा है कि अगर वो वहाँ ना भी रहते हों लेकिन उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो फॉरेस्ट पे गुजरता हो, और मोर ओवर ये कह रहे हैं कि ये लाइवलीहुड के साथ उसके साथ अगर जुड़ा हो, अगर उसका सारा गुजर बसर फॉरेस्ट से हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में आपको इस आदमी को उसके हकूक देने, और प्राइमरी रिजाइडिंग का मतलब है कि वो इसको इस्तेमाल करता होना चाहिए और उसका गुजर बसर इसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा, बोनाफाइड लाइवलीहुड का क्या मतलब है? अब ये जो है ये सवाल चौथा आ गया कि बोनाफाइड लाइवलीहुड ये कहता है कि अगर आप मुलाजम हैं आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका लाइवलीहुड चल रहा है। अगर आप पेंशनर्स हैं और अच्छी पेंशन ले रहे हैं, आपका लाइवलीहुड चल रहा है, आपको क्या ज़रूरत है फॉरेस्ट को यूज़ करके लेने की। तो इस तरह से ये टर्म अगर आपने साबित करनी है तो आप अगर वो रेवेन्यू लैंड पे रह रहा है या उसके पास कुछ रेवेन्यू लैंड है, आप ये देखें कि उसका साइज़ ऑफ फैमिली क्या है, उसका अगर उसको निकाल दिया जाए फॉरेस्ट लैंड से, क्या वो अपना गुजर बसर चला सकता है या नहीं चला सकता। इसी से आपको मान लो किसी के पास 5 कनाल है, 10 कनाल है, या फिर उसका ख़ानदान बड़ा है, उसके पास ज़्यादा जो अपने माल मवेशी ज़्यादा है, उसका काम काज ज़्यादा है, वो उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकता। तो बोनाफाइड लाइवलीहुड को जो मुख्तलिफ जो ट्राइबल अफेयर्स के डिपार्टमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उसमें इसको डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें कि बुनियादी तौर पे गुजर बसर उसकी उस जो है लैंड है उसके ऊपर होनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आता है रेवेन्यू लैंड वर्सेस फॉरेस्ट लैंड। अब रेवेन्यू लैंड का एक इशू जो है वो बार बार उठता है कि इसके पास जी इतनी रेवेन्यू लैंड है, इसके पास ये है, और रेवेन्यू वाले जो हैं वो इसके पीछे लग जाते हैं कि भाई रेवेन्यू लैंड के होते हुए आप कैसे कर सकते हैं कि भाई आप इसको किस तरह से। एक और इसी में चिट्ठी जो इन्होंने इसको रेफ़र किया हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की है। किसी स्टेट ने इनको पूछा है कि कंसिडरेशन ऑफ द रेवेन्यू लैंड अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स फॉर डिटरमाइनिंग द लिमिट ऑफ एन एरिया ऑफ 4 हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट लैंड फॉर द हैबिटेशन और फॉर सेल्फ कल्टिवेशन। ये कह रहे हैं कि क्योंकि इसमें 4 हेक्टेयर रकबा 79 कनाल 79 कैनाल रकबा जो है एक फॉरेस्ट ड्वेलर जो है वो ले सकता है सरकार से। ये कह रहा है कि इसमें 4 एकड़ ज़मीन की का जिक्र है। मान लो कि अगर उसके पास अपनी फॉरेस्ट लैंड है, रेवेन्यू लैंड भी है, तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इसको 79 कनाल देना, क्या उसको उसमें से काटना है? तो इसका जवाब जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में, लैंड के बारे में, फॉरेस्ट लैंड के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने यूं दिया है कि द टर्म फॉरेस्ट लैंड इज डिफाइंड इन द सेक्शन शेड्यूल D2 के अंदर जो है डिफाइन किया है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर। एंड द सेड डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड रेवेन्यू लैंड। रेवेन्यू लैंड का जिक्र इसमें नहीं है। Therefore, the revenue land under occupation of a forest dwellers or a scheduled tribe and other forest dweller is not to be taken on the account while determining the limit of the area of 4 hectare forest land for habitation self cultivation as referred in section 4C of the act। इसमें ये कह रहा है कि जब आपने, क्योंकि जो एक्ट है इसमें रेवेन्यू लैंड का जिक्र नहीं है, इसलिए जब आप किसी को 4 एकड़ ज़मीन देने लगेंगे तो उसमें वो रेवेन्यू का जो लैंड है वो इसमें इंक्लूड नहीं करनी कि गिनते वक्त के 4, इसके पास टोटल इतनी 79 कनाल ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि भाई रेवेन्यू लैंड को भी इसमें गिन लो, ये सेपरेटली गिनी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें फिर आगे जाके कहते हैं कि 4 एकड़ का तो मसला ठीक है, लेकिन इफ फॉरेस्ट डू नॉट प्राइमरली रिजाइड ऑन द फॉरेस्ट लैंड इन देयर ऑक्यूपेशन एंड डिपेंड ऑन रेवेन्यू लैंड।
or the area regularized encroached of the forest land for their bona fide livelihood needs, then they should not get a title of the forest land in occupation. कहता है कि अगर उसकी ज़रूरतें, ज़मीन की ज़रूरतें, उसकी जो लाइवलीहुड की ज़रूरतें हैं वो उसके रेवेन्यू लैंड से ही पूरी हो जाती हैं, तो और ये इलाका उसने इंक्रोच किया हुआ है, तो ऐसे में उसको टाइटल नहीं मिलेगा। टाइटल नहीं मिलेगा कि उसको कहा गया है कि उसको मान लो कि 79 कनाल 79 कनाल उसके पास फॉरेस्ट की लैंड है, फिर उसके पास अपनी भी बहुत सारी लैंड है और उसका बोनाफाइड लाइवलीहुड वहाँ से ही ड्रा हो जाता है रेवेन्यू लैंड से ही, ये ऐसे ही इंक्रोच करके रखी हुई है, तो ऐसी सूरत में उसको टाइटल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई बड़ी फैमिली है, किसी के पास ज़्यादा एनिमल्स हैं, ज़्यादा उसकी नीड्स हैं और उसमें उसको 79 कनाल मिलेगी, और उसने अगर रेवेन्यू लैंड मान लो 5 कनाल है, 8 कनाल है, वो इसमें गिनी नहीं जाएगी। जब ये दूसरा आर्डर है जो ये साबित करता है कि रेवेन्यू लैंड के होते हुए भी फॉरेस्ट लैंड जो है वो उसके ऊपर बोनाफाइड अगर आपका लाइवलीहुड है तो आपको मिल सकती है। अब एक और इसी का एक और शेड है जिसको हम कहते हैं कि अदर लैंड। अदर लैंड में ये कहते हैं कि किसी स्टेट ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछा, वेदर अ क्लेमेंट अंडर द एक्ट हु ऑलरेडी ओन सम लैंड अदर देन फॉरेस्ट लैंड और व्हेन ही इज एंगेज इन सम ऑक्यूपेशन एंड is using the forest land under occupation for agriculture in addition to his own occupation is to be considered eligible for recognition and vested of forest right act under act। कहते हैं कि अगर वो आदमी जो है वो ओन करता है कोई और लैंड भी और उसके ऊपर अपना ऑक्यूपेशन चला रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो कर रहा है फॉरेस्ट लैंड पे, मतलब ज़राअत जो है उसकी फॉरेस्ट लैंड पे है, दूसरी लैंड पे वो कोई और ऑक्यूपेशन कर रहा है, तो ऐसे में सरकार क्या कहती है कि इसको यहाँ से निकाल दें या दें ज़मीन। ये तीसरा जो मालकी का और ये झगड़ा चल रहा है उसमें तीसरा है। इसमें ये कहता है, गवर्नमेंट ये कहती है जवाब में कि एज पर सेक्शन 2C एंड 2O ऑफ द एक्ट the eligibility of the forest dwelling scheduled tribe and other traditional forest dwellers for claiming forest right depending upon the following factor, कि भाई इन चीज़ों के ऊपर अगर होगा तो ये फॉरेस्ट लैंड के लिए एलिजिबल होगा। वो क्या है, प्राइमरली रिजाइडिंग इन द फॉरेस्ट फॉर फॉरेस्ट लैंड, कि वो उसका पूरा डिपेंडेंसी जो है डिपेंड होना चाहिए, कि प्राइमरली रिजाइडिंग मतलब उसका ज़्यादातर कारोबार जो है फॉरेस्ट के ऊपर चलता होना चाहिए। बहुत सारे ट्राइब हैं इंडिया में जो नीचे रहते हैं खुद, लेकिन उनकी ज़मीनें फॉरेस्ट में, या वो फॉरेस्ट से थोड़ा बाहर रहते हैं लेकिन ज़मीनें फॉरेस्ट में, टाइम वो फॉरेस्ट में गुजारते हैं और वहाँ से लाइवलीहुड ड्रा करते हैं। उनके लिए लिखा है कि प्राइमरली रिजाइडिंग इन द फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट की ज़मीन पे वो काम करते हो, डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड फॉर बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड्स, फुलफिलमेंट ऑफ सस्टेनेंस नीड्स ऑफ सेल्फ एंड फैमिली। ये कह रहा है कि अपने लिए और अपने बच्चों का पेट पाल सकता हो, सस्टेन कर सकती हो फैमिली उसके ऊपर, और उसका जो है वो अगर ऑक्यूपेशन वहाँ करता है, एग्रीकल्चर यहाँ करता है और उसका दिन चल रहा है, गुजर बसर कर रहा है, तो वो इंटाइटल्ड है। ये ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के कागज़ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद जनाब एक और सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है वो है कि क्या यूटी और स्टेट, बार बार जगह लिखा हुआ है फॉरेस्ट राइट एक्ट में स्टेट को क्या यूटी तस्लीम किया जाता है, तो इसमें क्लियर किया गया कि स्टेट और यूटी में क्या फ़र्क है और यूटी और स्टेट में क्या फ़र्क है, और ये बताया गया कि ये सेम टर्म में इस्तेमाल होते हैं और इसमें कोई दूसरी बात जो है वो नहीं की जा सकती। ये भी एक पॉइंट था जिसको हमने इसमें एलेबोरेट किया।
एक और स्टेट ने लिखा कि वेदर देयर आर एनी डेडलाइन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट, कि कोई लास्ट डेट हो सकती है कि फॉर्म कब जमा कराएं। तो इन्होंने बोला देयर इज नो टाइम फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बाय द ग्राम सभा हैव टू बी डन एज पर रूल्स। मतलब कि आप जब जागे तभी सवेरा, जब तक ये एक्ट लगा हुआ है तब तक आप वहाँ पे नोटिफिकेशन आती रहेंगी ग्राम सभा की तरफ से, फॉरेस्ट राइट कमेटी की तरफ से, और आप भरते रहेंगे। ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि क्या मसलन जो भी क्लेम, पहले तो आपका क्लेम कौन रिजेक्ट कर सकता है? क्लेम रिजेक्ट कर सकती हैं तीन अथॉरिटीज़ में है ग्राम सभा, जो आपका पंचायत का एरिया है जहां आपने अपनी जो है फॉरेस्ट राइट कमेटी बनाई है, वो रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन उसको एक लिखना होगा रिटन ऑर्डर कि हम इसको क्यों डिनाई कर रहे हैं बंदे को, या इन लोगों को क्यों डिनाई कर रहे हैं, ताकि उनको एक मौका मिले आगे अपील करने का। दूसरी जो सब डिविजनल लेवल कमेटी है जिसमें एसडीएम या एडीसी आपका सब डिवीज़न का हेड होगा, उसके पास आप अपील कर सकते हैं। फिर दूसरा जो है वो उनको है कि भाई दूसरी जो रिजेक्शन की पावर है वो है मोस्टली जो है सब डिविजनल कमेटी की। सब डिविजनल कमेटी बुनियादी तौर पे ग्राम सभा और डिस्ट्रिक्ट सभा के बीच वाली कमेटी है। ये देखती है कि क्या क्लैरिफाई करती है कि क्या ये बंदा फॉरेस्ट लैंड के ऊपर वाकई बैठा हुआ कि नहीं है, क्या इसका बोनाफाइड राइट बनता है कि नहीं बनता है, क्या ये अगर हम इसको फॉरेस्ट की लैंड से हटा दें तो क्या ये रेवेन्यू लैंड पे रह सकता है कि नहीं रह सकता है, क्या ये अदर फॉरेस्ट डिवेलर है तो क्या इसके पास सबूत हैं 3 नस्लों के, अगर ये फॉरेस्ट में ट्राइबल है तो क्या इसके पास वो सबूत मौजूद हैं जो कि दिसंबर 13, 2005 से पहले हैं। कोई दो सबूत में मैंने जैसे आपको बताया कि कोई सरकारी कागज़, वोटर लिस्ट, कोई आपका कोर्ट केस, कोई ऐसी चीज़ जो ये बताती हो कि आप उस जगह पे उस गांव में रह रहे हैं जहां आपकी ज़मीन है फॉरेस्ट में। तो ऐसा अगर कोई कहेगा आपको 1930 की गिरदावरी लाओ, इसमें एक्ट में लिखा हुआ है, आप पे कोई प्रेशर नहीं कर सकता कि भाई ये सबूत तो तुम लेके ही आओ। जहाँ तक एसटी सर्टिफिकेट का ताल्लुक है तो बहुत सारी जगहों पे लोगों को ये है कि एसटी सर्टिफिकेट लगानी ज़रूरी है। उड़ीसा में इन्होंने ग्राम सभा पे छोड़ा है कि ग्राम सभा को तो पता है कौन एसटी है कौन नहीं, लेकिन अभी यहाँ ये फैसला नहीं हुआ है जिसके बारे में कि चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो ऐसे सूरत में 3 कमेटियां रिजेक्ट कर सकती, ग्राम सभा रिजेक्ट करेगी तो ये सब डिवीजनल कमेटी के पास अपील कर सकते हैं, एसडीएम साहब जिसको हेड करेंगे या एडीसी साहब, तो उनके पास आप अपील कर सकते हैं और वो सुन सकते हैं आपकी अपील कि भाई इन्होंने गलत किया, मैं तो बैठता हूँ, मेरा बोनाफाइड लाइवलीहुड है, या मेरे पास ये सबूत है, या कोई 2 बंदे जो एल्डर हैं, ट्राइबल एल्डर हैं, वो आपके हक में गवाही दे रहे हैं कि भाई आप यहाँ बैठे हो। तो ऐसे सूरत में आपको ये देखना है उस कमेटी ने कि क्या ये इंटाइटल था, ग्राम सभा ने क्यों नहीं किया, वो एक फैसला उसमें दे दी। अगर मान लो कि ग्राम सभा ने भी रिकमेंड कर दिया और सब डिविजनल कमेटी के पास ज़्यादातर ये पावर होते हैं कि वो वापस भेज देगी ग्राम सभा, ये चीज़ कम है ये पूरी करके भेज दो, फलां चीज़ नहीं है इसमें ऐड कर दो, या अगर वो देखेंगे कि बाई ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज़ क्या देखना है उसने, नंबर 1 ये कि सब डिविजनल कमेटी ने ये देखना है कि क्या नोटिस निकला था कि मतलब हमें ये दे दो, आप क्लेम्स दे दो, इंडिविजुअल और कम्युनिटी क्लेम्स दे दो, नोटिस की कॉपी ले लें। उसके बाद जो क्लेमेंट ने फार्म भरा है वो देखें आपके उसने फॉर्म ठीक से भरा है कि नहीं है। अगर उसके फार्म में मान लो क्लेम वाली जगह खाली है, आप इसको वापस भेजेंगे ग्राम सभा को कि इसका क्लेम तो भरा के भेजें ना कि ये क्या मांग रहा है। मतलब अगर आपको लगेगा कि ये तो कुछ मांग ही नहीं रहा है, इसने तो नीचे सिर्फ अंगूठा लगाया है, तो ऐसी सूरत में सब डिवीज़न कमेटी जो है उनको वापस कर देंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके साथ साथ कमेटी ये देखेगी कि क्या ग्राम सभा ने ये सारे क्लेम जो हैं ये पास किए हैं कि नहीं किए हैं। जब अगर उन्होंने लगा कि भाई अगर उस ग्राम सभा में उस पंचायत में 500 वोटर है तो आप यूँ लेके चलिए कि उसके 50% अगर वहाँ मौजूद होंगे तो उसके 50% मतलब एटलीस्ट 250 लोगों से ऊपर लोगों ने साइन किया होगा। अगर वो सारे नहीं होंगे, अगर वो आधे ही आए होंगे
लेकिन ऐसा करें, कोशिश करें कि भाई अगर 1000 की सभा है, 1000 की आपके वोट्स हैं, ऐसे तो इसमें लिखा हुआ नहीं, कोई भी बालग आदमी कर सकता है, चाहे वो वोटर है या नहीं है। वो ग्राम सभा का, पंचायत का मेंबर हो, उसका आपका सिग्नेटरी हो सकता है उस ग्राम सभा के। तो आपने एक रेजोल्यूशन देखना है कि क्या इन्होंने रेजोल्यूशन बनाया गांव की तरफ से कि भाई गांव इकट्ठा हुआ, उसने ये पास किया है कि भाई इन लोगों को हकूक दिए जाने चाहिए। अब यहाँ मैं ये बताना चाहूँ कि ग्राम सभा के पास सबसे ज़्यादा पावर है। बाकी तो सब डिविजनल कमेटी को सिर्फ ये देखना है कि कानूनी कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। उसको ये देखना है कि भाई नोटिस निकला है, कमेटी वैलिड है कि नहीं है, ग्राम सभा ने जो रेजोल्यूशन दिया है उसको पास किए हैं, और क्लेमेंट ने क्या क्लेम किया है, और ये सब कुछ फ्री एंड फ्री। फिर ये उनको देखना है कि क्या ये ज़मीन जिसके ऊपर ये क्लेम कर रहा है फॉरेस्ट की भी है या नहीं है, क्या सबूत पूरे हैं। अगर ये सबूत कम होंगे, रिजेक्ट नहीं करना है, आपको वापस डिविजनल अपने ग्राम सभा को भेजना है। ये सब डिवीज़न कमेटी का काम है। उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर सब डिवीज़न कमेटी भी किसी चीज़ के ऊपर रिजेक्शन करती है, कुछ करती है, बार बार वो आगे भेजती है और चीज़ें वैसे आती है, तो वो रिकमेंड करती है कि इसको रिजेक्ट कर दो। अगर डीएलसी रिजेक्ट कर देती है तो उसमें रिव्यू नहीं हो सकता जी। इसमें पूछा हुआ है कि कैन वेदर द क्लेम रिजेक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, फाइनल जो कमेटी है, कैन बी री इन्वेस्टिगेटेड। उन्होंने कहा नहीं, री इन्वेस्टिगेटेड नहीं किए जा सकते। सरकार ने जवाब दिया है क्लेम्स रिजेक्टेड बाय डीएलसी कैन नॉट बी रिव्यूड बट इफ द स्टेट फील्स, स्टेट का मतलब है कि अगर वो सरकार, वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो ये मानते हैं that the rejection at earlier level have been unduly large, then it can investigate the reason, and if it is due to an inadequate reading of the provision of the act rules, it can apply correctives। मतलब कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसमें कानून की शिकों को पढ़ा नहीं गया है, उनको देखा ही नहीं गया है, ऐसे ही रिजेक्ट कर रही है, नहीं जी इसके पास तो रेवेन्यू लैंड है, इसको तो हम रिजेक्ट करते हैं, और ये पढ़ा नहीं गया है। ऐसे में कोई अगर चीज़ जो है रिजेक्ट हो जाती है, जो कानून मतलब एक्ट में तो लिखी हुई है कि भाई इसको मिलती है, लेकिन ऐसे ही रिजेक्ट हो जाती है, तो उसको उसने कहा कि रिव्यू किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है, ये इसमें और रीओपन किया जा सकता है केस को, और करेक्टिव मेजर किए जा सकते हैं। और जो केस जो है डीएलसी ने कानून के तहत मतलब रिजेक्ट कर दिया, उसको रीओपन जो है वो आप नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास और ज़्यादा मतलब हकूक़ हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, दूसरी जगहों पे जा सकते हैं अपने हकूक़ को लेकर के। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। मैं हूं जावेद राई, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे मामलात में फॉरेस्ट राइट एक्ट के। आज बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।